हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज से सभी जो स्टूडेंट है यानी कि UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज से बहुत ही बड़ी खबर, यानी कि एक तरह से आपके लिए गुड न्यूज़ है या क्या खबर मान लीजिए, क्योंकि आज से हम पेपर करेंगे यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर करेंगे। और आपको पता ही है नेट का मतलब ये है ओल्ड पेपर से आपको क्वेश्चन मिलना, पैटर्न मिलना और आपकी एक समस्या को हल करना, क्योंकि ओल्ड पेपर जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप किसी भी नेट को क्वालिफाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं माने जाओगे। भाई थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से आप चीज़ समझ सकते हो, पर जितना भी पेपर है यानी कि पेपर से आप क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और आपको नेट की यानी कि एजुकेशन के नेट की जल्दी बुक मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर करना है, ठीक है। तो आज का जो पेपर है हमारा ये क्या है, जून 2011 यानी कि जून 2011 का पेपर है। तो आज हम वो देखेंगे, पेपर 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन कह रहा है ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च विवृत देने की बात कौन करता है? तो वो करता है आदर्शवाद। भाई आदर्शवाद जो है वो क्या करता है? आदर्शवाद का मानना है सौंदर्य शास्त्र और ललित कलाओं का पाठ्यक्रम में यानी कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आदर्शवाद ने सम्मिलित किया गया किसको? ललित कलाओं और सौंदर्य शास्त्र को, दोनों को सम्मिलित करके आदर्शवाद में सम्मिलित किया गया है। आदर्शवाद का ये कहना है मनुष्य का जीवन जो होता है वो एक तरह से नैतिकता और कलाओं पर डिफाइन यानी कि उस पर रहता है, तो इसलिए आदर्शवाद यानी कि आदर्शवाद को दूसरे वर्डों में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है आदर्शवाद को दूसरे वर्डिंग में क्या कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या कहते हैं। भाई एजुकेशन के आप तैयारी करें, थ्योरी पढ़ रही है, आपने थ्योरी पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है। 10 चैप्टर यानी कि 10 की 10 यूनिट आपने कवर कर ली, मान लिया हमने 10 की 10 यूनिट कवर कर ली, और आपने सब्जेक्ट पढ़ ली। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? भाई एजुकेशन जो है मैंने एमएड करी है मान लीजिए। अब एमएड में क्या क्या पढ़ा मैंने? रिसर्च पढ़ी, स्टैटिक्स पढ़ी, क्या पढ़ा और क्या पढ़ा? फिलोसफी पढ़ी, सोशोलॉजी पढ़ी, सोशोलॉजी और क्या पढ़ा? साइकोलॉजी पढ़ी। कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। और हमें एमएड में कितनी यूनिट पढ़नी है? 10 यूनिट पढ़नी है। अब 10 यूनिट में से आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि पेपर 2 का ये उस टाइम का पेपर है, यानी कि 2011 का पेपर। आज के टाइम पे 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वाले में, और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। है सब में कितनी? 10-10 यूनिट। तो आपको 10 यूनिट का मतलब है 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शैक्षणिक दर्शन के कार्यों की पहचान करिए। तो पहला क्या कह रहा है? मनुष्य के शिक्षक के तत्व का एकीकरण है, शिक्षकों के व्यवहार के लिए सौंदर्यात्मक आधार उपलब्ध कराना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सिद्धांतों की रचना करना, और शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में अंतिम क्या प्रकार के प्रश्न पूछना, यानी कि क्या प्रकार के प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो व्यवहार की बात भी करता है, शिक्षा के व्यवहार आ जाएगा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा आ जाएगा, और शैक्षणिक व्यवहार के में क्या। भाई क्या वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, भाई आपने मैंने पूछ लिया कि बताओ क्यों होगा ये, क्या कारण है कि इस क्वेश्चन को हम इस चीज़ में लेके आए, या क्या कारण है इस पाठ्यक्रम को लेके आए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रयोजनवाद की प्रकृति कारणवादी है क्योंकि है, क्यों है उसका? तो उसका हो जाएगा छात्र के अधिगम के संवर्धन के लिए यह प्रचुर मात्रा में शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग पर बल देता है। आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या बात कर रहा है भाई? ये सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है। देखिए अब ऑप्शन को काटने वाली बात है, ये सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है। चलो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो हम CTET में आपने देखा होगा कि हम ऑप्शन को काट सकते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये, अच्छा ये होगा इसका आंसर, ये है, ये इस तरह से काटते थे। पर नहीं, UGC नेट में आप क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं काट सकते। सारी ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक तरह से सही बात करेंगे, बस थोड़ी बहुत ही आपको हेरफेर। अब ये मान लें यह शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण मानते हैं। भाई सामाजिकरण के उपकरण, ये किसी और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ऑप्शन सी होगा, और हमारा जो ऑप्शन है वो किसका है? छात्र के अधिगम के संदर्भ में यह शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
प्रयोजनवाद, यानी कि प्रयोजनवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपके सामने देखिए, ऊपर लेके चलते हैं, हम इंग्लिश का पेपर भी लेके चलते हैं। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म को क्या कहा जाता है, प्रयोजनवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं संवैधानिक मूल्यों के रूप में समाजवाद का निहितार्थ है डैश के शिक्षक है, यानी डैश की शिक्षा है। अब डैश की शिक्षा के बाद आ जाएगा, एक चीज़ आपको दिखा रहा होगा, सामाजिक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सामाजिक समानता। इसका जैसे सामाजिक राजनीतिक है, सामाजिक है, समानता पर बल देता है, यानी कि समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है समाजवाद जो होता है वो किस बात पर बल देता है, सामाजिक समानता पर, यानी कि समाज की समानता में, जैसे राजनीति हो गई, सामाजिक शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, इस तरह की बात करता है। और ये शायद आप मेरे ख्याल से जो सोशोलॉजी की बुक है ना, एजुकेशन सोशोलॉजी नाम है शायद से उसका, उसमें है इसका, यानी कि वहाँ से लिया गया है, सोशोलॉजी की बुक से लिया गया, क्योंकि सोशोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाले शिक्षक क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई प्रकृतिवाद। भाई प्रकृतिवाद में आपको पता है प्रकृतिवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद कहता है कि मनुष्य क्या है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से ही सब कुछ है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, प्रकृतिवाद ने कह दिया कि प्रकृति सबके सेम चीज़ है, यानी कि प्रकृति में सब कुछ होगा। तो उच्च मूल्यों की विकसित करने के लिए हिदायत देता है, यानी कि उच्च मूल्य के लिए नहीं कहता वो कहता है ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जितनी भी चीज़ें वो प्रकृति से ही डिफाइंड होती है, यानी कि प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और प्रकृति से ही हमारा अंत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं पर आंसर दे रहा है तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तार्किक विश्लेषण की अंतर वस्तु क्या है। भाई तार्किक विश्लेषण की अंतर वस्तु क्या हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। भाई अनुभव से हमें क्या होता था, हम मान लीजिए आपको किसी के सामने बहस करनी है और किसी टॉपिक पे बहस करनी है, तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, आपको वैज्ञानिक कारण पर मान लीजिए कोई कहने लगे कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते, ठीक है, सबका ये मानना है कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते, या सॉरी चलो मान लीजिए रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाते कि रात के, भाई आपको वैज्ञानिक कारण भी पता होना चाहिए, इसका अनुभविक सत्य भी पता होना चाहिए, संज्ञानात्मक ज्ञान भी पता होना चाहिए। जब ये तीनों पता होंगे तभी तो आपको एक तार्किक रूप से लड़ पाओगे इससे, यानी कि सामने वाले भैया जो इसका कारण है वो ये कारण था कि जब रात के टाइम पर अंधेरा हो जाता था और लोग बाग जो होते थे अपने व्यापार को करके लाते थे, और जो उनकी जो पैसे होते थे या गिन्नियाँ होती थी, जिसे गिन्नी कहते हैं, सोने की होती थी, वो छोटी छोटी होती थी, और छोटी छोटी होती थी, वो अपने घर में बैठ के गिनते थे, और घर में जब वो गिन लेगा और फिर झाड़ू लगाएगा तो उसे गिन्नी जो है वो झाड़ू के सहारे बाहर चली जाएंगी, और बाहर चली जाएंगी तो यानी कि वो क्या कर देगा, वैज्ञानिक कारण बन गया, तो वो उसका नुकसान हो गया। फिर अनुभविक, यानी अनुभव से क्या कि जब पहले के लोग इस तरह काम करते होंगे तो उनके लॉस हो जाता होगा, लॉस होने का मतलब यह है उनके पैसे बाहर चले गए। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए उपलब्ध है, यानी कि कारण देखिए जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारे कारण साइंटिफिक रीज़न से पहले, जब साइंस लोग बागों के पास था ही नहीं, एक तरह से मान के चलिए साइंस आज के टाइम पे एक सब साइंटिस्ट ये कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, भैया साइंटिस्ट आप हो, ठीक है, आप साइंटिस्ट, आपके पास दिमाग भी है आज के टाइम पे, मान लीजिए हमने दिमाग, इतना दिमाग नहीं आज भी साइंटिस्टों के पास जितना कि पहले के टाइम पे था, चाहे ये कोई भी मान ले कि हमारे पास दिमाग है, इतना दिमाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कितने धर्म है हमारे यहाँ, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यानी कि एग्जैक्ट मान के चलता हूँ 10 धर्म है। हिंदू धर्म से सब निकले हुए, ये तो सबको पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए सारे धर्म में कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। अब अगर धर्म के हिसाब से लेके चलें तो बिल्कुल एक तरह से अप्रोप्रिएट है, और अगर जो नास्तिक और क्या नाम ये विज्ञान की दुनिया में लेके चलें तो गलत है। क्यों? क्योंकि वो साबित ही नहीं कर पाए उस चीज़ को आज तक। अब गीज़ा के पिरामिड है, ठीक है, अब लोग बाग कितने तर्क देते कि यहाँ पर ये हुआ था, एलियनों ने बनाए थे, फलाना ने बनाए थे, डिगड़ा ने बनाए थे, आज तक आप साबित कर पाए हो किसने बनाए थे? आज तक ये तो साबित कर नहीं पाए कि उसमें अंदर कैसे जाया जाए, उसकी जो इतने छोटे छोटे चैम्बर है उसमें क्या है वो नहीं साबित कर पाए। तो क्या आप किस तरह के साइंटिस्ट हो, क्या साइंटिस्ट हो? ये है कि नहीं बात, आप ही सोचो।
आप एजुकेशन वर्ल्ड के हो, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में हो, तो आपको तो ये सब चीज़ें तर्क करना भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, मैं शरीर, मन तथा बुद्धि प्रतिरूप नहीं हूँ। भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा में ये कहा गया है। तो विचारधारा किसकी है भैया? ये विचारधारा इस्लाम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का इस्लाम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विवेकानंद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? भैया लक्ष्य नहीं है तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं? सामाजिक प्राणी के रूप में युवा छात्रों को विकसित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका कहना है। भाई सबके लिए वो करते थे। विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति कोई नहीं रहा है, क्योंकि इस दुनिया में विवेकानंद जी और उनके गुरु जी कौन थे? उनके गुरु बताइए कमेंट सेक्शन में। उनके गुरु के नाम भी पूछा गया है। विवेकानंद जी के गुरु का नाम तो आपको पता होना चाहिए। जब विवेकानंद जी ने अपने गुरु के एक तरह से टेलीपैथी और एक तरह से उनके उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, आपने देखा होगा जब शून्य की उन्होंने क्या किया था, शून्य का ऊपर भाषण दिया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो क्या कह रहा था, उससे पहले वो एक हॉल में बैठे थे। आपने उनकी पुस्तक पढ़ी भी होगी, बहुत सारे बच्चे ने, खासकर एजुकेशन वालों ने तो पढ़ी होगी। तो क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ शिकागो में बैठे बैठे, अपने भारत में बैठे बैठे, यानी कि शिकागो से अपने भारत में उनके गुरु जो थे उनसे क्या करा था, उनसे परामर्श लिया था कि गुरुजी ऐसे, मतलब उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने गुरु से बात कर रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही अच्छे तौर पर थी। हमें तो कुछ भी नहीं, हमें तो ना के बराबर, यानी कि पॉइंटों में भी नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये है पॉइंटों में, और इसके आगे भी 1000 जीरो लगा दो, इतनी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं है हमें आज के टाइम पर। भले ही हमने मान लीजिए मैंने B.Ed M.Ed कर ली, हमें भी इतनी ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ठीक है बच्चों, और ना कभी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जो हम आज के टाइम पर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, वर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए सर्वोच्च मूल्य है। ये विचार से तात्पर्य क्या है? तो इसका विचार करता है, ये विचार करता है, विचारों की स्वतंत्रता के बिना उत्तम जीवन असंभव है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ज्ञान है और आप उस ज्ञान को विचारों के द्वारा प्रकट करना चाहते, तो आपके जो हमारे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया? भाई आप विचार दे सकते हो पर दूसरों के ऊपर उतने टिप्पणी नहीं कर सकते। विचार देने का यही रीज़न है कि विचार जो होते हैं व्यक्ति के, क्या पता किसी के विचार अच्छे हों और विचारों से कोई अच्छे विचार हमें गवर्नमेंट को या किसी को मिल जाए और वो उस चीज़ को डेवलप कर पाए, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, मार्क्सवाद इनमें से किस विश्वास नहीं, यानी किससे विश्वास नहीं रखता? तो मार्क्सवाद आपको पता है धर्म शिक्षा पर विश्वास नहीं रखता। मार्क्सवाद वही है कि वो नेगेटिव उस पर चलता है मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद का ओरिजिन किसने किया था? कार्ल मार्क्स जो है धर्म की अफीम, यानी कि धर्म को अफीम की तरह मानता है। उसका कहना है कि अगर धर्म को अपना लोगे तो उसमें अफीम की तरह डूबते चल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यथार्थवाद के अंतिम सत्य क्या है? यथार्थवाद का जो अंतिम सत्य है वो है वस्तु जगत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैच द फॉलोइंग। जैन धर्म, भाई सीधे सीधे अब तो इसके मैच द फॉलोइंग की बात करेंगे। जैन धर्म का क्या है? ये हो जाएगा अनुमानिक ज्ञान, यानी कि इसका हो जाएगा ये। बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का मान के चल, इसका आंसर हो जाएगा कार्यकर का सिद्धांत, यानी कि इसका हो जाएगा। अच्छा, इस्लाम धर्म का व्यक्तिगत व्याख्या के पर्याप्त, यानी कि ये हो जाएगा। और सांख्य दर्शन आ जाएगा पहला ज्ञान की अनुपत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न विद्या शाखाओं में से कौन सी मनोवृत्ति व्यवहार के नैतिक पतन के संबंध में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है? चलिए आपको इस, यानी कि सारों दिए गए, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। भाई समाज शास्त्र आपने पढ़ा है, दर्शन शास्त्र भी आपने पढ़ा, ये हमने M.Ed में पढ़ी है, यानी B.Ed M.Ed में पढ़ी है।
अब नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र का ये कहना है हमारे व्यक्तित्व, हमारे समाज में जो आचरण है, हमारे जीवन को जो प्रचुर करने की मात्रा है, उनके जीवन को हमें समझाता है, यानी कि व्यक्ति अज्ञानी है और नीति शास्त्र ये उस ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देकर ये समझाता है कि समाज में किस तरह रहना है, किस तरह से अपना आचरण करना है, किस तरह से अपनी संस्कृति को लेकर चलना है, किस तरह से एक व्यक्ति को अच्छे जीवन में व्यतीत करना है, ये सब सिखाता है भैया। चलो जी आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सामाजिक उत्क्रांति यानी उत्क्रांति के आधुनिक समाज में सामाजिक समकालीन सोपान को निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त रूप से रूपित किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवादी औद्योगिक पदार्थवादी सोपान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? महिलाओं के विकास के महिलाओं के किस तरह के शक्ति कारण यानी सशक्तिकरण से ज़्यादा टकराव होगा? भाई जो इस तरह की जो टकराव वाली बात आ जाती है, टकराव में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, कोई व्यवस्था के प्रावधान द्वारा महिलाओं को सशक्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? निम्न में से कौन सा रीति रिवाज लोगों के सामाजिक व्यवहारों को नियमित करने के सबसे प्रबल है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संकुलन शहरी समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिक्षा सांस्कृतिक से यानी शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी हुई है? यानी कि सतत एक तरह से आपने देखा होगा जो एजुकेशन है, देखो दो चीज़ होती हैं, आप चाहे आपने एमएड करी हो, आपको पता हो या ना पता हो, देखो मैं आज बता देता हूँ। एक हो जाती है एजुकेशन यानी कि एजुकेटर, एक होता है डिग्री होल्डर। ये मैंने जो बताया था स्टूडेंट को, सीटेट वालों को भी। भाई एजुकेटर का मतलब ये होता है आपका, जैसे एजुकेटर का बहुत सारे कहते हैं कंजूस है, ये है फलाना है टिकड़ा, वो किस उस उद्देश्य में कहते हैं? आप 1 रुपये वाला शैम्पू लेते हो, 1 रुपये में 600 ml मिलता है, और ये डिग्री होल्डर क्या लेगा? बड़ी बोतल उठा के लेके आएगा अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी बोतल लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ। और बड़ी बोतल में कितना मिलता है? 300 ml मिलता है। और वो बोतल कितने की है? 400 रुपये की है या 300 रुपये की, मान ली 300 रुपये की है। अब यहाँ पर 1 रुपये में 600 ml मिल रहा है, तो कितना, अगर 100 रुपये का भी लेंगे तो आप कितने ml हो गया? भाई सीधे सीधे मान के चलो 600 ml हो गया कि नहीं? ये है एजुकेटर, यानी कि उसका कोई पागल नहीं बना सकता, उसको सब चीज़ों का ज्ञान है, मतलब उसे पागल बनाने के लिए उसके पास एजुकेशन है। वो एजुकेशन का मतलब ये होता है, आप ये मान लो एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है हम लिखे पढ़े हुए नहीं हैं, ये नहीं होता। डिग्री होल्डर का मतलब होता है लिखे पढ़े होना। एजुकेशन का मतलब ये होता है ज्ञान की प्राप्ति करके हमें कोई भी भाई आप शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? सामने वाला, यानी कि हम 2 अक्षर जाने, हमें ज्ञान की कोई पागल ना बना सके, यानी कि हमें चेक लिखना आ जाए, साइन करना आ जाए, ये सब चीज़ें नहीं, हमें कोई पागल ना बना सकते। कहते हैं कि नहीं भाई, जिससे शिक्षा प्राप्त कर ली उसका कोई पागल नहीं बना सकता। तो यही आप वो है, आप एजुकेशन प्राप्त करे हो यानी ज्ञाता हो, यानी कि डिग्री होल्डर नहीं हो। जो डिग्री होल्डर होगा वो अलग होगा। यही चीज़ कह रहा है। संस्कृति यह शिक्षा जो होती है वो आपको क्या कराती है? ज्ञान की प्राप्ति कराती है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति परंपरा यानी कि पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर संपन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था का निरूपण नहीं करता, यानी कि किसके ऊपर नहीं आता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव। देखिए पहला हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य राजनीतिक दल। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय परीक्षण में सदैव अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सरदार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो कारण है उसका जो एक 1995 में जो ये हुआ था सरदार अधिनियम, उसके द्वारा एक तरह से बाल विवाह की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इसका भी देख लीजिए, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना 1955 का है। ये जो
एक्ट है, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा स्लिप हो गया माइंड से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संगठन का निरूपण नहीं करता? तो वह है दिल्ली परिवहन निगम चालक, फुटबॉल मैच दर्शन, दिल्ली के आय विदेशी और जल। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा पहले दो हो जाएंगे, यानी फुटबॉल मैच और परिवहन में चार, यानी कि नगर निगम में चार अलग, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के वह दो कौन से कार्य अति आवश्यक हैं? भाई कौन से कार्य अति आवश्यक हैं? तो सबसे पहला ही आपको परंपरा का संरक्षण व वृद्धि को बढ़ावा देना, यानी कि वृद्धि को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के उर्ध्वर गतिशीलता का प्रबल अवरोधन या अवरोधक करता है? तो इसका आंसर देखिए सीधे सीधे आपके सामने एक चीज़ दिख रही होगी, जाति विभेदीकरण, यानी कि जाति जो है क्या करती है, किसी भी समाज को बांटने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सामाजिकरण से अभिप्राय है। भाई सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण क्या कहता है? समाज के बारे में सब कुछ बताता है, यानी कि समाज के सदस्यों के बीच चलने वाले अंत्यक्रिया की प्रक्रिया सामाजिक मूल्य के अभिग्रहण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक स्कूल की प्राथमिक कार्य नहीं है? माध्यमिक स्कूल की बात करें, माध्यमिक स्कूल कौन सा होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि माध्यमिक स्कूल क्या कहता है या फिर कौन सा होता है। माध्यमिक स्कूल में जब होते हैं बच्चों की स्वावलंबी बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माध्यमिक स्कूल आपका 6 से क्या होता है, 8, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग मनोवैज्ञानिकों, तो इसके बात करा है, तो इसमें ऑल्फर्ट क्या हो जाएगा? ऑल्फर्ट हो जाएगा, इसका आंसर होगा लिंग। युग, युग का क्या होगा? इसका आंसर होगा युग का बी का हो जाएगा। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, आइजैक का क्या होगा? आइजैक का व्यक्ति के आयाम, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किसी प्रेरक के सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी कि जो प्रेरक है उसके लिए सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? तो इसका आंसर आपके सामने एक दिख रहा हो, एक वस्तु या अवस्था जिसका प्रयोग वांछनीय व्यवहार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वांछनीय व्यवहार करने के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यानी कि आत्म संप्रदाय के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम रूप से उत्तरदायित्व है? भाई उत्तरदायित्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा और बुरे के प्रति एक जन्मजात भास का भाव। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी बच्चे की अधिगम सीखने के लिए प्रेरित करने के सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाई जब प्रेरित करने वाली बात आएगी तो प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? उसे उन प्रेरक जो उसके पास पहले से विद्यमान है उन्हें पुनः प्रणाली, तो यानी कि पुनः प्रणालित करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अधिगम जो ये कह रहा था मैं अधिगम की बात कर रहा था, इसमें जो ऑप्शन आएगा एक तरह याद करना कि जब एक उसे मतलब चीज़ों को दे देंगे और अधिगम सब जब करा देंगे तब वो अप्रोप्रिएट बैठ जाएगा। चलिए 29वां देखते हैं, अधिकतम प्रबलन प्रभाव के पुरस्कार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब आप अनुक्रिया के तुरंत पश्चात दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अधिगमतम करत के घटित होने के अत्यधिक तीव्र होने की यदि दोनों अव्यवस्थित के मध्य डैश से हो सकते हैं, तो क्या डैश है? तो क्या होगा इसका आंसर? भाई जब इसकी तरह की बात करेंगे तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, समरूप तथ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, देखो इंग्लिश में भी ये पेपर मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से आप पेपर निकाल लेना। आपको पेपर को सोल्व करना है तो सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। डर की प्रतिक्रिया में सम्मिलित एक अनिवार्य तत्व है। तो भाई जब डर की बात करेंगे तो डर की बात करने के टाइम पर क्या आता है? डर उद्दीपन की प्रतिवात्मक स्थिति है, यानी कि एक तरह से उद्दीपन, यानी कि आपको डर से, मान लीजिए आपने नेट का पेपर की तैयारी करी और आपको डर है कि पास होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें भी डर में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लक्ष्य की उदाहरण निम्नलिखित में से किसका रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर परिप्रेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक दमित तथा अति संरक्षित बालक निम्नलिखित में से कैसे संभव हो सकता है, यानी कि किस तरह से संभव हो सकता है? उसे क्या करा जाएगा? उसके साथ क्या करा जाएगा? विलग, यानी कि विलग। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन वालों को कि बच्चों, आपको जो हिंदी में है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ अब आप ऊपर पढ़िए कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर ओवर पार्टी एक तरह से क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है? ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड इज़ अ लाइकली टू बी। और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ क्या कह रहा है? एक तरह से पूरा ही क्वेश्चन घुमाने वाला। तो यानी कि आपको दिक्कत थोड़ी सी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेट आता है वो गूगल का, जो यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। परामर्श किस प्रकार की प्रक्रिया है? परामर्श जो प्रक्रिया है वो आपको पता ही है, परामर्श एक स्वयं निर्देशन की और बच्चे को सहायता करती है। जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनमें तो आपको एप्रोप्रिएट मिल जाएगा, और जो बड़े हैं उसमें ट्रांसलेट करके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। युक्तिकरण की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या करता है? युक्तिकरण की एक ऐसी अवधारणा क्या करता है जिसमें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सत्य कारणों की बजाय वास्तविक कारणों की देन का प्रयास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यताओं के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो जब पोषण की बात आ जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विमर्श अभिवृद्धि निर्माण का उत्प्रेरक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एनोवा की सीमाबद्धति इस बात में है कि डैश की बातें अक्षम हैं। तो क्या कर रहा है? एनोवा की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसके में क्या हो जाएगा? अध्यापक द्वारा की जाने अध्ययन किए जा रहे चारों ओर के परिवेश, अध्ययन किए जा रहे चारों ओर का प्रभाव, चारों ओर का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आपको दो कथन दिए गए हैं। अनुसंधान के सर्वोत्तम एक तत्व की खोज की करना चाहिए अनुसंधान के, तो इसमें से कौन सा शैक्षिक अनुसंधान की, यानी कि एजुकेशन एक तरह से रिसर्च के बारे में बता रहा है, तो वो कौन सा कारण होगा? देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले जो नेट की बात आती है, नेट में 50 से 60% दोनों मिलेंगे। जो नए मॉडर्न ज़माने में है उसमें भी क्या ना, पहला जो ऑप्शन होता है ना कि दोनों कारण सही है, वो मिलेगा। उसके बाद चांस है कि आपको सेकंड ऑप्शन मिले, यानी कि एक गलत, पहला गलत दूसरा सही, ये वाला हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी मानवीकृत परीक्षण के प्राप्तांक में लिंग भेद व नरजातीय भेद के सही सामाजिकरण के परिणाम जानना चाहता है, तो उसे के लिए किस प्रकार की प्रतिदर्श सबसे अधिक उपयुक्त प्रदर्शित होती है? तो इसका क्या आंसर होगा भाई? जब इस तरह के जब क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन मिले तो कभी भी घबराना नहीं है। आपको पहले उसका जो आंसर है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बारीकी को समझना है। यानी कि जब इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है? कारण तुलनात्मक अनुसंधान को क्या प्रायोगिक
अनुसंधान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, तो उसका कारण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये, चलिए 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। ये ना तो बाह्य चारों ओर पर नियंत्रण करता है और ना ही स्वतंत्रता के चारों ओर परिचालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कोई वक्र फ्लोटी वक्र होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के यू मोर देन, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तो जबकि यह सही है तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर, जब इस तरह की जो क्वेश्चन आते हैं शून्य परिकल्पना और शून्य परिकल्पना की बात आती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, और वो अस्वीकार करी जाती है तो टाइप 2 त्रुटि होती है। टाइप 2 त्रुटि क्या कहते हैं? टाइप 2 त्रुटि जब शून्य परिकल्पना की स्वीकार हो और उसे अस्वीकार कर दिया जाए, या टाइप 2 त्रुटि में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार हो और उसे यानी स्वीकार कर लिया जाए, तो ये सब चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग है 43 में पूर्ण मानिक वैधता, तो इसका क्या आंसर होगा? सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका पहले का क्या होगा? पहले में आ जाएगा आपका तीसरा, उत्पादक या निष्पादक का माप, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का इससे हो जाएगा। संगमी वैधता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान परिणाम के सहित मापन, यानी कि ये चल जाएगा, यानी कि सीधे सीधे आपका आंसर नीचे कहीं दे रखा होगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक शोधकर्ता बुद्धि के संदर्भ में उपलब्ध का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए क्या चुनना चाहिए? तो इसके लिए आपका जो क्या कह रहा है, एक शोधकर्ता के ऊपर रूप ले रहा है, तो शोधकर्ता के रूप में जब आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों चरणों का अंतरण मापन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 45 देखते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी तकनीक एक शोधकर्ता उपयोग करेगा कि यदि आकार, नृत्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति में संदर्भ में शिशुओं को अभिप्रेरणा का अध्ययन करना चाहिए? जब इस तरह की बात आएगी तो आपको एक चीज़ आपको दिख रही होगी इसमें ऑड, वो क्या है? जब एक शोधकर्ता जब इस तरह की बात करता है व्यक्तिगत तर्क की बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुश्रम्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता को सहसंबंधी अध्ययन में 17 व्यक्तियों के आर का मान प्राप्त है, निम्नलिखित दिए गए माप में आर का न्यूनतम माप क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देखो सॉल्व करोगे जब आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी, तो उस चीज़ को आप लेके चलेंगे। तो इसमें एक तो पहली बात तो जब इस टाइम पे आंसर दिया नहीं था, वैसे तो इसका आंसर अगर मान के चलें तो सॉल्व करने में ही पता चलेगा, क्योंकि जो 46वां आंसर है ये नेट में उस टाइम पर आंसर नहीं दिया गया था, तो स्टार लगा हुआ मिला है, तो इसका आंसर आपको खुद देखना पड़ेगा। ये अप्रोप्रिएट, या तो क्वेश्चन ही गलत होगा उस टाइम पे, इसलिए इसने आंसर नहीं दिया नेट ने। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अनुसंधानकर्ता ने उत्तरों के अंक देते समय 3 अंक सभी को अधिक देने की गलती कर दी, ऐसे में क्या होगा? जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जब 3 गलत करने की बात कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 3 जो है वो बढ़ जाएगा। भाई 3 के अंक जब सबको 3 दे दिया तो 3 मान बढ़ भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित पूर्व धारणाओं में से कौन सा पूर्व धारणा का अनुसंधान परिकल्पना द्वारा परीक्षण संभव नहीं है? तो इसका संभव नहीं है, क्या होगा? जब इस तरह की बात आएगी तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, बुद्धि की वृद्धि आयु के परिप्रेक्ष्य के रूप में आश्रित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक शोधकर्ता ने व्यक्तित्व तालिका का विकास किया, उसमें सामान्य व असामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का तालिका के पदों के सहमत या असहमत के रूप में आंकड़ों के एकत्र किया है। वेदीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब इस तरह की बात करता है तो ये ध्यान रखना, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.5 बिंदु द्वि श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 जाएगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध का पश्चात्मक गुण कौन सा है। तो पाश्चात्य गुण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार का उपयोग एक मुख्य तकनीक के रूप में करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का नेट का एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर, जो कि 2011 जून का पेपर है। तो इस तरह से आपको सारे पेपर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।